हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के हिस्ट्री को। जो आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन विश्व और भारत। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे चैप्टर आज का हमारा है औद्योगिकरण का युग, और इस चैप्टर का टॉपिक है वस्तुओं के लिए बाजार। तो जब औद्योगिकरण का विकास हुआ, औद्योगिकरण जब धीरे धीरे हुआ पूरे विश्व में और भारत में भी, तो जब औद्योगिक क्रांति आई तो उद्योग की स्थापना लगातार होते गया। तो जब उद्योग की स्थापना हुआ, औद्योगिकरण का युग आया, तो जब वस्तु का उत्पादन बढ़ने लगा तो उसके लिए बाजार की भी ज़रूरत होती है। तो वस्तुओं के लिए बाजार किस प्रकार से होनी चाहिए और बाजार में क्या भूमिका निभाता है, बाजार के लिए, वस्तुओं के लिए बाजार तैयार करने के लिए क्या भूमिका निभाता है। तो आपको पता होगा कि विज्ञापन इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। किसी चीज़ को, अगर आप किसी प्रोडक्ट को या कोई भी वस्तु को बाजार अच्छी बाजार अगर आप चाहते हैं, अच्छी बाजार के लिए, उसके लिए विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम देख चुके हैं कि किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए प्रयास किया, और कई तरह भारतीय बुनकरों, दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध भी किया। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार थी, तो औपनिवेशिक सरकार ने इस तरह से देखा गया कि भारतीय बाजार पर अपने कब्जे के लिए कितना प्रयास किया, किस प्रकार से प्रयास किया। कच्चे माल यहाँ से सस्ते में खरीद करके सस्ते में ले जाती थी औपनिवेशिक सरकार, और वहाँ से तैयार माल को भी भारतीय बाजार में लाती थी और भारतीय बाजार में बेचती थी। तो इस प्रकार से भारतीय बाजार को अपने कब्जे में करने के लिए, अपने भारतीय बाजार में अपने वस्तुओं को बेचने के लिए, उत्पादित जो वस्तु होता था उसको बेचने के लिए बाजार का भी इस्तेमाल उन्होंने भारत में ही किया। तो दोनों तरह से भारत का दोहन कर रही थी औपनिवेशिक सरकार। तो भारतीय बाजार पर कब्जे के लिए औपनिवेशिक सरकार ने किस तरह से भारतीय बुनकरों, दस्तकारों और व्यापारियों, उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया, आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई और अपने लिए जगह बनाई और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया औपनिवेशिक सरकार, ब्रिटिश सरकार। जब नई चीजें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, और प्रेरित करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विज्ञापन। तो लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जरूरत है, और इसके लिए क्या किया गया। तो इसके लिए एक हम बार बार बता रहे हैं कि इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विज्ञापन। जैसे आप कोई भी क्रीम को ही देखिए, क्रीम को किस तरह से विज्ञापन इस तरह से विज्ञापन को देता है कि अगर आप इस क्रीम को लगाते हैं तो आप इतने गोरे हो जाओगे। आपका कोई फेस वॉश है तो इस तरह से विज्ञापन उसको देता है कि आप इतने, अगर इसी तरह से विज्ञापन को देख करके ही लोग को लगता है नहीं कि ये जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, और उस प्रोडक्ट पर लोगों को विश्वास जगता है, और इस प्रकार से मार्केट तैयार होता है। तो इसमें विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापन का है। जैसा कि आप जानते हैं, तो विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वे लोगों को सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा कर देते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। बिना विज्ञापन का आप एक भी प्रोडक्ट को नहीं देखेंगे जो बिना विज्ञापन का मार्केट में है। हर एक प्रोडक्ट को विज्ञापन के माध्यम से उसको प्रचार किया जाता है, उसको उसका ब्रांड को बताया जाता है। तो अखबारों, पत्र, अब विज्ञापन कई एक तरीके से करता है। जैसे अखबार हो गया, पत्रिका हो गया, होर्डिंग्स हो गया, दीवारों पर लिख करके, टेलीविजन के सहारे, टेलीविजन के पर्दे पर, तो सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। जहां देखिए वहां विज्ञापन, हर जगह विज्ञापन। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में, एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे। किस लिए लेबल लगाते थे? ताकि लोगों को विश्वास जगे, और इस कपड़े को, लेबल को देख करके लोग को इस तरह का मन में उसको लोगों को प्रतीत हो कि उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छा है। तो इसलिए लेबल लगाया जाता था, और लेबल को देख करके ही लोग को लगता था कि इसका जो है क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो उस पर बड़े अक्षरों में
लिख करके लेबल को लगाया जाने लगा बंडल पर। लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदारों की कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह भी पता चल जाती थी। तो लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं होता था, किसी तरह का संकोच नहीं होता था। उनको लगता था कि नहीं, ये ब्रांड बहुत अच्छा है। लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर नहीं होते थे, उस पर चित्र भी हुआ करता था। कोई भगवान का ही चित्र, कोई देवी देवता का ही चित्र हुआ करता था। तो अक्सर बहुत सुंदर चित्र उस पर बनाया हुआ रहता था लिखावट के साथ साथ। अगर हम पुराने लेबलों को देखो तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से विज्ञापन करते थे। आखिर एक तरह से पुराने जमाने में भी, इतिहास में भी हमें विज्ञापन को देखने को मिलता है। उस पर लेबल के साथ साथ चित्र को भी लगाया जाता था और चित्र में देवी देवताओं का भी चित्र लगाया जाता था ताकि लोग आकर्षित हो। और इन लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं का तस्वीर, जबकि विदेश में बने होते थे, फिर भी भारतीय देवी देवताओं का चित्र लगा दिया जाता था। और इस चित्र के बहाने निर्माता ये दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग इस चीज को खरीदें। कृष्ण ने सरस्वती की तस्वीर लगा करके फायदा उठाते थे। और जबकि वो कपड़े जो होता था या फिर जो प्रोडक्ट हुआ करती थी वो भारत में ना बन करके विदेश में ही बना होता था, उस पर भी भारतीय देवी देवताओं का चित्र लगा दिया जाता था। 19वीं सदी के आखिरी में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो नहीं पढ़ लिख सकते थे। चाय की दुकान पर कैलेंडर को लगा दिया जाता था। दफ्तर और मध्यवर्गीय घरों में भी कैलेंडर लटका दिए जाते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज देखा करते थे, पूरे साल देखते थे। और इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के लिए देवी देवताओं का तस्वीर लगा हुआ होता था। जैसे बच्चे का ही कोई प्रोडक्ट होता था तो उस पे बाल कृष्ण का तस्वीर लगा हुआ होता था। तो इस प्रकार से आकर्षित करने का एक तरीका था, एक माध्यम था उस जमाने में भी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों और नवाबों को भी तस्वीर विज्ञापनों और कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल हुआ करती थी। इनका संदेश अक्सर यह होता था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं तो उनका उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। क्योंकि उसका जो उत्पाद हुआ करता था उस पे कोई नवाब की फोटो तस्वीर या फिर कोई सम्राट की तस्वीर लगा हुआ करता था। और इसका मतलब इसका उद्देश्य ये हुआ करता था कि अगर आप इन व्यक्ति या फिर इन सम्राटों या इस नवाबों को अगर आप सम्मान करते हैं तो उनको जो उत्पाद है उनको भी आप सम्मान करें। तो इस तरह का विज्ञापन दिया जाता था और यह उसी शाही निर्देश से बनाया गया है, तो उनकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता था। तो इस प्रकार से लोगों के मन में एक विश्वास जगाने के लिए इस तरह का विज्ञापन उस जमाने में भी दिया जाता था। तो जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। इनका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीजों को खरीदें जिन्हें भारतीयों ने बनाया। और ये विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को बाजार के लिए विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञापन के जरिए ही किसी वस्तु को गुणवत्ता का पता चलता है और लोगों को इस तरह का मन में विश्वास हो जाता है कि ये वस्तु का क्वालिटी अच्छी है, उसका गुण के बारे में और कहाँ बना है इसके बारे में लोगों के मन में इस तरह का विश्वास हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उद्योग के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए, फैक्ट्रिया का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें और मोटे पैमाने का उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। जब हमारे देश में या फिर पूरे यूरोप की बात करें, जब उद्योग का स्थापना नहीं हुआ था तो उस समय छोटे छोटे जो उद्योग हुआ करते थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, तो और हाथ से जो तैयार माल हुआ करता था, करते थे प्रोडक्ट, कारीगर और
तो ये कारीगरों के द्वारा, तो इस प्रकार से उस समय भी जो छोटे छोटे पैमाने पर जो चीज़ें बनाई जाती थी, तो उसका भी उत्पादन भी औद्योगिक भूदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी, जैसे भारतीय सामान जो हाथ से बनाए जाते थे, जैसे सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र जो हुआ करता था पहले कारीगरों के द्वारा, हाथ के द्वारा, हस्तकरघा उद्योग के द्वारा बनाया जाता था, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और इसकी मांग थी। तो जब उद्योग था तब भी, और उद्योग जब उद्योग था तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं इसको कि जब उद्योग की स्थापना नहीं हुई थी तो बहुत छोटे पैमाने पर, बहुत छोटे स्तर पर उद्योग उत्पाद होता था वस्तुओं का। और जब औद्योगिक क्रांति आई, उद्योग की स्थापना हुआ, खास करके स्वतंत्रता के बाद भारत में जब उद्योग की स्थापना बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, तो एक क्रांति से आ गई। लोगों के रहन सहन में एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला, उनके संस्कृति जीवन, उनके आर्थिक जीवन में, और एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को आया। और लोगों को रहन सहन का जो रहन सहन जो था वो ऊंचा हो गया। तो औद्योगिक क्रांति तो से लोगों को हर क्षेत्र में एक क्रांति सी आ गई लोगों के बीच में, और लोगों का रहन सहन में एक अचानक से चेंज आया, अचानक चेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण का युग एक नए युग में, लोग औद्योगिकरण का जब युग आया तो लोग एक नए युग में प्रवेश किए, और इस प्रकार से लोगों के रहन सहन में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिला। तो ये इसके साथ ही इस चैप्टर, आज का हमारा इस चैप्टर समाप्त होता है, औद्योगिकरण का युग चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद पूरे विश्व में और हमारा भारत में भी औद्योगिक क्रांति किस प्रकार से आई, औद्योगिक क्रांति होने का क्या फ़ायदा हुआ, और जो प्रोडक्ट वस्तुएं थी, जो तैयार माल थी, उसके लिए बाजार किस प्रकार से औपनिवेशिक सरकार भी भारतीय बाजार को किस प्रकार से नियंत्रण में रखा, भारतीय बाजार पर किस प्रकार से कब्जा करने की कोशिश की, और भारतीय बुनकरों कारीगरों ने भी किस प्रकार से अपने जो उनका जो प्रोडक्ट था अपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और राज्य बाजार में भी किस प्रकार से अपना प्रोडक्ट को उन्होंने अपना जो उनका जो प्रोडक्ट होता था, उनका जो उत्पाद हुआ करता था, उनका बाजार में किस प्रकार से मांग रहा, क्वालिटी उनका भी कारीगरों के द्वारा जो बनाया जाता था उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसका भी मांग बहुत अच्छा रहा। और वस्तुओं के लिए बाजार किस प्रकार से वस्तुओं का बाजार तैयार किया जाता था, तो उसके लिए बाजार के लिए, वस्तुओं को बाजार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विज्ञापन। तो विज्ञापन पहले भी, उस जमाने में भी विज्ञापन के बाजार के लिए विज्ञापन की एक महत्वपूर्ण भूमिका था, और इस जमाने में भी। तो ये था औद्योगिकरण का युग हमारा चैप्टर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।